करेगी और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्यों किया गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो देखो, इसका वैसे बताया गया जो तर्क था वो तो ये बताया गया कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो बैंक हैं वो अभी सिर्फ शहरों के अंदर ही हैं, शहरी जो इलाके हैं वहां पर बैंक हैं, गाँव के अंदर और वहां इतने बैंक नहीं है। और ये जो लोन वगैरह देते हैं ये भी सिर्फ शहरी क्षेत्र में देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और इनका उतना विस्तार नहीं हो रखा। तो सरकार ने कहा कि अब हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, तो ये जो बैंक हैं वो सरकार के हो जाएंगे और फिर सरकार इस बैंकों को जो है क्या करेगी, वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका विस्तार करेगी और इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार तो 1969 में और फिर 1980 में। अब देखो, ये जो है बैंकों का विस्तार करना और ऐसे लोगों को बैंकों से जोड़ना जो कि पहले बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे, उसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है? तो जो लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे उनको किससे जोड़ना? बैंक से जोड़ना। बैंकों से नहीं जुड़े हुए मतलब कि अगले व्यक्ति के पास पैसे हैं और वो पैसे रखता कहां पर है? अपने घर पर ही, घर के अंदर जो है वो अलमारी है उसी में पैसे रखता है। उसको उधार चाहिए होता है तो वो कहां से उधार लेता है? वो किसी साहूकार से ले लेता है, किसी दोस्त से ले लेता है, रिश्तेदार से ले लेता है, या फिर उसको भुगतान करना होता है तो सारे भुगतान वो कैश में करता है। ठीक है, सारे पेमेंट कैश में कर रहा है, कैश के अंदर कर रहा है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति का बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को बैंकों से जोड़ना कि उनको कहा जाए कि तुम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाओ, उस बैंक में तुम्हारे पैसे आए तो उस बैंक में रखो, तुमको किसी को पेमेंट करना हो तो बैंक के माध्यम से पेमेंट करो, तुमको उधार लेना हो तो बैंक से उधार लो। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था कि भाई जो लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए उन लोगों को बैंकों से जोड़ना है। अब ये तो क्या है, देखो बताने की बात है कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बताया तो क्या है कि एक तो बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करेंगे, गांवों के अंदर बैंकिंग क्षेत्र बढ़ेगा और जो लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए उनको बैंकों से जोड़ेंगे, यानी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो करेंगे। ऐसा तो बताने की बात है। लेकिन 1969 में इसका जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि उस जमाने की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी वो ऐसी बनी कि इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी के मतलब कांग्रेस में काफी सारी समस्याएं चल रही थी और इंदिरा गांधी को जो है वो कांग्रेस के अंदर जो लोग सोशलिस्ट विचारधारा के थे, जो समाजवादी विचारधारा के थे, उनकी सहायता लेनी पड़ी। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये चाहेंगे कि समाजवाद को और लागू करो, नेशनलाइजेशन करो। भाई समाजवाद तो ये कहता है ना कि निजी संपत्ति नहीं है, संपत्ति किसकी हो? सरकार की। बाजार के ऊपर सरकार का कंट्रोल हो। अब बाजार पर सरकार का कंट्रोल हो तो सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करे, तो कौन सी संपत्ति का अधिग्रहण करे? सबसे पहले कौन सी संपत्ति का अधिग्रहण करे? चाय की थैली का। उसे करके क्या करेंगे? बैंकों का करो ना, तो उनके पास पैसे हैं, तो बैंकों के पास पैसे हैं, आपको अब उसके मालिक बन गए सरकार। तो सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उसका बड़ा कारण क्या रहा कि इंदिरा गांधी सरकार को उस जमाने में समाजवादियों की जरूरत थी। और वो भी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो उसके अंदर इनके आपस में काफी लड़ाइयां थी कि भारत के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो जो सबसे बड़े नेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। ये दो नेता बड़े हुआ करते थे। लेकिन पटेल की तो हो गई थोड़े समय बाद में मृत्यु, डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में एक ही बड़े नेता रहे, वो कौन रहे? नेहरू जी। नेहरू जी के बराबर का नेता और कोई था ही नहीं। फिर 1963 के आसपास 62 का पहले युद्ध हुआ था, 1962 के अंदर भारत चीन के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद में जो 63 के अंदर नेहरू जी की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी। और नेहरू की तबीयत खराब रहने लगी तो इसके लिए फिर एक जो है वो नारा आया या फिर एक ऐसा बातें चली, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन? नेहरू जी के बाद में जो अब कौन आएगा, कौन इनको रिप्लेस करेगा? तो ऐसी चर्चाएं जो है शुरू हुई, हु आफ्टर नेहरू, कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन रिप्लेस कर सकता है। लेकिन नेहरू जी फिर थोड़े दिनों में सही हो गए, उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ। फॉर्चुनेटली ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चला। 1964 में नेहरू जी की हो गई मृत्यु, नेहरू जी की डेथ हो गई। अब नेहरू जी की डेथ होने के बाद में सोचा गया कि नेहरू जी का कौन उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति ढूंढ के लो। अब क्या है, कांग्रेस के अंदर एक गुट था जिस गुट को कहते थे सिंडिकेट, और सिंडिकेट के बड़े नेता हुआ करते थे के कामराज। कामराज जो है उस जमाने के मद्रास से आते थे, तमिलनाडु जो आज का है, तो उससे मद्रास से आने वाले नेता थे। क्या नाम था उनका? के कामराज। कामराज का ये था कि भाई अपन को सत्ता जो है अपने हाथ में रहनी चाहिए। लेकिन कामराज को ये भी था कि अगर मैं सीधा प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो है साउथ की बजाय नॉर्थ को ज्यादा डोमिनेंस है। तो क्या ये नॉर्थ हिंदी बेल्ट के अंदर अपन को लोग पूछेंगे नहीं, और हिंदी बेल्ट में नहीं पूछेंगे तो अपना तो सपोर्ट होगा नहीं। तो अपन को फेस तो नहीं बनना, सीधे प्रधानमंत्री तो नहीं बनना, लेकिन क्या करना है, कंट्रोल पीछे से अपने पास ही होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल अपने पास हो और फेस वैल्यू जो है फेस के रूप में किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन जाए तो अब देखा गया कि अब प्रधानमंत्री कौन बने,
तो उसके लिए एक बड़े दावेदार जो है वो आए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो बड़े तेज तर्रार आदमी थे, आईसीएस अधिकारी थे, अपने आईसीएस की नौकरी छोड़कर सिविल सर्वेंट थे और वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। कामराज को इनको लगा कि मोरारजी देसाई अगर बन गया प्रधानमंत्री तब तो ये अपन को पूछेगा भी नहीं, तो मोरारजी देसाई को तो नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। मोरारजी देसाई का तो नंबर कट गया। फिर ढूंढा गया कि कोई ऐसा कमजोर सा आदमी दिखे जो ज्यादा पंचायती नहीं करता हो, तो कोई कमजोर आदमी की खोज हुई और खोज के अंदर कौन आए कमजोर? लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी जो है वो बिल्कुल सिंपल आदमी थे, सीधे आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, सीधे सीधे से चलते थे, सीधे सीधे काम करते थे। तो इनको ढूंढ के तो इसलिए लाए शास्त्री जी को कि भाई ये सीधा सा आदमी है, इसको बनाओ प्रधानमंत्री और पूरी सत्ता अपने हाथ में रहेगी। लेकिन शास्त्री जी का कार्यकाल जो है वो जितना उनको कमजोर समझा गया उतने वो कमजोर साबित हुए नहीं, क्योंकि उस काल के अंदर काफी सारी समस्याएं आई भारत के सामने। जैसे एक तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई, और दूसरा 1965 के अंदर भारत में अकाल पड़ा, और उस अकाल के अंदर भी जो है वो सरकार का जो रेस्पॉन्स था वो ठीक था, मतलब पहले के मुकाबले देखा जाए तो वो ठीक रेस्पॉन्स उन्होंने दिया और नारा दे दिया जय जवान जय किसान। तो नेहरू मतलब शास्त्री जी को जितना कमजोर समझा गया वो उतने कमजोर साबित हुए नहीं, धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी भी डेथ हो गई 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता करने गए थे और फिर वहां पे मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई तो फिर वापस प्रश्न आया, हु आफ्टर शास्त्री? शास्त्री जी के बाद कौन? मोरारजी देसाई ने कहा मुझे बना दो, कहा मोरारजी देसाई को तो नहीं बनाएंगे। फिर किसको बनाए? तो फिर वापस कमजोर व्यक्ति तलाश हुई और उसमें सामने आई इंदिरा गांधी। लोगों ने कहा इंदिरा गांधी को बना दो, इंदिरा गांधी जो है एक तो नेहरू जी की बेटी है तो इस वजह से एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी इनकी, और जो चुपचाप रहती थी इंदिरा गांधी जो बोलती नहीं थी ज्यादा, और बाकी सत्ता जो है वो अपने हाथ में रहेगी। तो इसको फेस तो बना दो किसको? इंदिरा गांधी को, और सत्ता जो है कंट्रोल करो, सिंडिकेट करेगा, कामराज वगैरह ये करेंगे। और इन्होंने बना दिया किसको? इंदिरा गांधी बन गई देश की प्रधानमंत्री 1966 में। अब इंदिरा गांधी को भी जितना कमजोर समझा गया था वो उतनी कमजोर नहीं निकली, लेकिन धीरे धीरे उनको राजनीति सारी समझ में आने लगी कि भाई ये कर क्या रहे हैं, और उसके बाद में इन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, अपने निर्णय जो है खुद लेने शुरू कर दिए। अब इसके कारण कांग्रेस के अंदर दिक्कतें शुरू हुई, कामराज के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो है काफी सारी समस्याएं बढ़ी। समस्याएं बढ़ते बढ़ते जो है वो 1969 आ गया। 1969 के अंदर देश में हुए राष्ट्रपति के चुनाव। उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 1967 में, 1967 में, और जाकिर हुसैन जो है वो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने, और पर जाकिर हुसैन की होगी थोड़े समय बाद में मृत्यु। 69 के अंदर हार्ट अटैक आ गया और उनकी तो मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो फिर वापस चुनाव हुए राष्ट्रपति के पद के चुनाव है। अब चुनाव के अंदर जो है वो एक तो उस जमाने जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी वो आ गए, और कांग्रेस के तरफ से कि कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन हो, तो सिंडिकेट के एक मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी को बना दिया कांग्रेस का कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया। और ये जो ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया इसके अंदर इंदिरा गांधी जी की कोई सलाह जो है वो नहीं ली गई। इंदिरा गांधी से पूछा भी नहीं कि भाई हम नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का कैंडिडेट बना रहे। इंदिरा गांधी को ये बात बड़ी बुरी लगी, भाई इसका मतलब तो तुमने राष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद और उस पद का कांग्रेस का ऑफिशियल उम्मीदवार घोषित करना है और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। पूछा नहीं तो इसका मतलब तुम पूछना जरूरी नहीं समझते हो, इसका मतलब तुम मुझे प्रधानमंत्री मानते ही नहीं हो, कि तुम तो जो है यूं मानते हो ये तो कठपुतली है और सारी सत्ता तो आपके हाथ में। फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि अब अगर तुमने इसको घोषित कर ही दिया है नीलम संजीव रेड्डी को तो जिता के बता दो फिर अब इसको। इंदिरा गांधी ने जो है एक कांग्रेस के जितने एमपी जो थे ना, एमएलए वगैरह, एमपी एमएलए के चुनाव मतलब वोट डलते हैं इसमें, उनको सबको इन्होंने अपील की कि देखो राष्ट्रपति पद का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर जब वोट डालो तो अपने मन की आवाज सुनो। किसको सुनो? मन की। और मन की आवाज जहां कह रही है वहां अपन को वोट डालना है, और मन की आवाज जहां नहीं कहे उसको तो बिल्कुल वोट नहीं डालना। देखो देखो मन की आवाज क्या कह रही है? वीवी गिरी, बस तो लगाओ ठप्पा वीवी गिरी का। तो वीवी गिरी जो है उसको ठप्पा लगाया गया, वीवी गिरी चुनाव जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए। कांग्रेस की प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को राष्ट्रपति के चुनाव में हरवा दिया। तो यानी जो लड़ाई अब तक घर में थी वो अब बाहर हो गई, तो अब वो तो खुलेआम हो गई। अब इस लड़ाई के अंदर इंदिरा गांधी को, ये कामराज वगैरह ये तो बहुत पुराने नेता थे, तो इन कामराज वगैरह को इनको ठिकाने लगाना है, इसके लिए इंदिरा गांधी को भी कई लोगों की मदद लेनी पड़ी। और उसमें मदद ली उन्होंने समाजवादियों की, कि कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट गुट था और उन सोशलिस्ट गुट वालों लोगों को कहा कि तुम मेरी मदद करो और हम जो है अपन को सबको मिलकर क्या करना है, इसको ये कामराज का जो सिंडिकेट है इसको अपन को ठिकाने लगाना है, और बाद में तुम जैसा कहोगे वैसा वैसा हम लागू कर देंगे।
तो उन्होंने मदद की, मदद करके और इसको इनको हरवा दिया राष्ट्रपति का चुनाव के अंदर, नीलम संजीव रेड्डी को। अब इंदिरा गांधी की बारी, जब क्या करना है तो समाजवादी उनका भाई हमारी जो नीतियां वो लागू करो। नीतियां क्या है कि राष्ट्रीयकरण करो। किसका राष्ट्रीयकरण करें? तो सबसे पहले तो करो बैंकों, और इसलिए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? एक झटके के अंदर 14 बड़े बैंक जो है बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जिनकी डिपॉजिट्स जिनकी जमाएं 50 करोड़ से ऊपर थी। 50 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट वाले जितने बैंक थे वो सारे हो गए सरकार के, सरकारी बैंक जो है वो बन गए। फिर बाद में मतलब जब ये कांग्रेस के अंदर जो है वो मतलब उसमें टूट हो गई कांग्रेस में, दो कांग्रेस बन गई। एक तो बन गई कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन वाली, और एक बनी कांग्रेस आर। यही बाद में कांग्रेस आर ही बाद में बन गई कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो है बन गई। फरवरी 1971 में चुनाव हुए। चुनाव के अंदर जो है वो वापस जो ये कांग्रेस ओ के थे, कामराज वगैरह थे इसमें, और इन्होंने जो है नारा लगाया एक, कांग्रेस ओ वालों ने, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी ने उस नारे को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, बताओ क्या हटाना है? तो लोगों ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाए क्या करेंगे? तो गरीबी हटाओ, तो गरीबी कैसे हटाओगे? तो पहले मुझे सत्ता में रहो। तो फिर फरवरी 71 में जो है चुनाव हुए। चुनाव के अंदर बड़ी मेजोरिटी से इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी वो जीत गई, वो सत्ता में आ गए। अब फिर बाद में वो गरीबी तो हटी कि नहीं हटी, थोड़े समय बाद में लोकतंत्र जरूर हट गया। 75 के अंदर इमरजेंसी लगी, 2 साल तक इमरजेंसी जो है वो चली। 77 के अंदर वापस चुनाव हुए, और जैसे 77 में वापस चुनाव हुए तब तक इंदिरा गांधी काफी ज्यादा जो अनपॉपुलर हो गई थी। और जब अनपॉपुलर हुई कि भाई, क्योंकि शुरुआत तो देखो आपातकाल अपन को जैसा बुरा लगता है, शुरुआत में उतना बुरा था नहीं। लोगों को शुरू में तो आपातकाल जो अमृतकाल लग रहा था कि बहुत सही है, ये तो बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि लोगों को जिन चीजों से जरूरत पड़ती है वो सब अच्छी हो गई। ट्रेन जो है बिल्कुल टाइम पे चलने लगी, बसें एकदम टाइम पे चलने लगी, सरकारी ऑफिसों के अंदर कर्मचारी एकदम समय पर आने लगे, काम करने लगे। लोगों को ऐसा लगा ये तो क्या ही हो रहा है। तो शुरुआती काल में तो अच्छा था, लेकिन बाद में फिर थोड़ी जातियां जो है वो बढ़ने लगी, थोड़े अत्याचार भी बढ़ने लगे, और जो सिविल राइट्स आपके जो अधिकार थे वो अधिकार कम होने लगे। जितने विपक्ष के नेता थे इन सारे विपक्ष के नेताओं को डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो इसलिए फिर बाद में थोड़ी थोड़ी बातें जो है खराब हुई, और वो खराब होने के कारण इंदिरा गांधी हो गई अनपॉपुलर। 77 में चुनाव हुए। चुनाव के अंदर चुनाव होने से पहले जितने विपक्ष के नेता थे उन सभी नेताओं को बाहर निकाला गया, जेल से बाहर निकाला, और जेल से बाहर निकाल के उन्होंने फिर एक पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? जनता पार्टी। चुनाव हुए। चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी और कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता पार्टी चुनाव जीत गई। जैसे जनता पार्टी चुनाव जीती तो इनमें वापस बात आई कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। मोरारजी देसाई ने कहा मुझे बनाओ, मैं 1964 से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बनाओ, और किसको बनाओ। इनमें भी क्या आपस में 3 लोग थे बड़े, एक तो मोरारजी देसाई, दूसरा बाबू जगजीवन राम, और तीसरे जो है चौधरी चरण सिंह। तीनों के अंदर यह था कि भाई किसको प्रधानमंत्री कौन बने। फिर ये निर्णय लेने के लिए गए जयप्रकाश नारायण के पास, जो इमरजेंसी के अंदर जो आंदोलन जिन्होंने शुरू किया वो जेपी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। तो जेपी के पास गए, जेपी ने कहा इनमें से सबसे जो सीनियर है वो कौन है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना, तो मोरारजी देसाई को बना दिया प्रधानमंत्री। अब ये जो जनता पार्टी वाले थे इनका एक ही उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना है। फिर आगे क्या करना है? इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा देंगे, फिर क्या? फिर हम एक दूसरे को हटाएंगे। फिर उन्होंने एक दूसरे को हटाना शुरू कर दिया, और इनके आपस में जो है वो उतनी जो तालमेल जैसा बनना चाहिए था वैसा तालमेल नहीं बना, और 1980 के अंदर ये सरकार गिर गई। 1980 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन हुए, फिर से चुनाव हुए। चुनाव के अंदर फिर से इंदिरा गांधी जो है वो जीत गई, और इस बार वापस इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिला समाजवादियों का। सोशलिस्ट जो गुट था उसका, कांग्रेस के जो सोशलिस्ट लोग थे उनका सपोर्ट हुआ, और उस सपोर्ट से इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आ गई। और जब से फिर से सत्ता में आई तो वापस समाजवादियों की नीति लागू की गई, और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ है? 2 बैंकों में। पहली बार तो 1969 में हुए, कितने बैंक? 14 बड़े बैंकों को, और दूसरी बार 1980 में 6 बड़े बैंकों। और इस समय ये 6 बड़े बैंक वो थे जिनके डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी।